नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ गणित के बारे में नहीं है, बल्कि उस असीमित विश्वास और अटूट जुनून के बारे में है जिसने एक साधारण भारतीय क्लर्क को दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस बना दिया। रॉबर्ट कनिगेल की कालजयी रचना द मैन हू न्यू इन्फिनिटी सिर्फ श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी नहीं है, बल्कि ये इंसानी दिमाग की उस उड़ान की दास्तान है जिसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। इस महान सफर को हम 4 विस्तृत और रूहानी भागों में विभाजित करेंगे। पार्ट 1, कुंभकोणम का वो जादुई दिमाग, द प्रोडिजी एंड द स्ट्रगल। रामानुजन का बचपन, उनका देवी नामगिरी थैयार पर अटूट विश्वास, गणित के प्रति उनका पागलपन और मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में एक साधारण क्लर्क की नौकरी। पार्ट 2, समुद्र पार वो ऐतिहासिक खत, द लेटर टू कैम्ब्रिज। G.H. हार्डी को लिखा गया वो खत जिसने दुनिया बदल दी। इंग्लैंड का सफर, सांस्कृतिक टकराव और कैम्ब्रिज की ठंडी दीवारों के बीच एक भारतीय जीनियस का उदय। पार्ट 3, हार्डी और रामानुजन, 2 ध्रुवों का मिलन, कोलैबोरेशन एंड जीनियस। हार्डी रामानुजन की जोड़ी, उनके बीच का तर्क बनाम अंतर्ज्ञान का संघर्ष, रॉयल सोसाइटी का चुनाव और वो ऐतिहासिक टैक्सी नंबर 1729। पार्ट 4, घर वापसी और अमर विरासत, बीमारी से जंग, घर वापसी, अंतिम दिन और वो लॉस्ट नोटबुक जिसने आज के आधुनिक विज्ञान ब्लैक होल्स तक को राह दिखाई। पार्ट 1, कुंभकोणम का वो जादुई दिमाग। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा इंसान था जिसे दुनिया के सबसे कठिन सवालों के जवाब उसके सपनों में मिलते थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? हम बात कर रहे हैं श्रीनिवास रामानुजन की। 1887 में तमिलनाडु के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे इस लड़के की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। रामानुजन कोई साधारण छात्र नहीं थे। जब उनके उम्र के बच्चे खेलकूद में व्यस्त थे, रामानुजन अपने शिक्षकों से ऐसे सवाल पूछते थे जिन्हें सुनकर बड़े बड़े विद्वान चकरा जाते थे। वो पूछते थे, सर, अगर हम शून्य को शून्य से भाग दें तो क्या जवाब 1 आएगा या अनंत? ये सिर्फ गणित नहीं था, ये ब्रह्मांड की भाषा को समझने की एक कोशिश थी। रामानुजन के पिता एक साड़ी की दुकान में क्लर्क थे। घर में तंगी थी, लेकिन रामानुजन के दिमाग में अनंत का खजाना भरा हुआ था। उनके पास कागज खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वे अपनी स्लेट पर चौक से हिसाब लगाते थे। वे उसे अपनी कोहनी से मिटाते और फिर लिखते, यहां तक कि उनकी कोहनियां काली पड़ जाती थीं। लेकिन सवाल यह है कि यह ज्ञान आ कहां से रहा था? रामानुजन हमेशा कहते थे, मेरे लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं है जो ईश्वर के विचार को व्यक्त न करता हो। वे मानते थे कि उनकी कुल देवी नामगिरी थैयार उनके सपनों में आकर उन्हें ये जटिल सूत्र लिखवाती हैं। रामानुजन की जिंदगी तब बदली जब उनके हाथ G.S. कार की एक किताब लगी। ये कोई महान ग्रंथ नहीं था, बल्कि गणित के 5000 फॉर्मूलों की एक सूची थी। लेकिन रामानुजन के लिए ये अली बाबा की गुफा जैसी थी। उन्होंने बिना किसी शिक्षक की मदद के उन हजारों फॉर्मूलों को खुद ही सिद्ध करना शुरू कर दिया। यहीं से उनका वो जुनून शुरू हुआ जिसने उनकी शिक्षा को ही खतरे में डाल दिया। रामानुजन को सिर्फ गणित पसंद था। वे इतिहास की क्लास में गणित लगाते थे, वे अंग्रेजी की क्लास में गणित सोचते थे। नतीजा ये हुआ कि वे कॉलेज की परीक्षाओं में सिर्फ गणित में 100% नंबर लाते और बाकी सब विषयों में फेल हो जाते। उनकी स्कॉलरशिप छिन गई। समाज ने उन्हें निकम्मा कहना शुरू कर दिया। उनके पिता को चिंता थी कि ये लड़का घर कैसे चलाएगा, लेकिन रामानुजन को कोई परवाह नहीं थी। वे भूखे पेट रह सकते थे, लेकिन बिना गणित के एक पल भी नहीं। वे सड़कों पर घूमते थे, लोगों के घर जाकर उनसे रद्दी कागज मांगते थे ताकि वे अपने सूत्र लिख सकें। ये एक ऐसे जीनियस की शुरुआत थी जिसे दुनिया अभी पहचानने के लिए तैयार नहीं थी। जिंदगी की जद्दोजहद ने रामानुजन को मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में एक मामूली क्लर्क बना दिया। उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 30 रुपये महीना। लेकिन किस्मत देखिए, उनके बॉस वी रामास्वामी अय्यर खुद गणित के शौकीन थे। उन्होंने देखा कि ये क्लर्क फाइलों से ज्यादा समय अपनी नोटबुक में बिताता है। जब उन्होंने रामानुजन की नोटबुक देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने महसूस किया कि ये क्लर्क कोई मामूली क्लर्क नहीं है, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ उनके दफ्तर में बैठा है। उन्होंने रामानुजन को प्रोत्साहित किया और उन्हें बड़े वैज्ञानिकों से मिलने के लिए कहा। रामानुजन ने कई भारतीय गणितज्ञों को अपने काम दिखाए, लेकिन समस्या ये थी कि उनका काम इतना उन्नत यानी एडवांस्ड था कि यहाँ कोई उसे समझ ही नहीं पा रहा था। लोगों को लग रहा था कि या तो ये लड़का पागल है या फिर ये कोई बहुत बड़ा धोखाधड़ी कर रहा है। रामानुजन हार मानने वाले थे। उन्हें लगा कि शायद उनकी प्रतिभा इस मद्रास की धूल में ही दबकर रह जाएगी। यहीं पर उनके एक दोस्त ने सुझाव दिया,
अगर भारत में कोई तुम्हें नहीं समझ सकता तो समंदर के पार उन लोगों को खत लिखो जो गणित की इबादत करते हैं। जनवरी 1913 की एक सर्द सुबह कैम्ब्रिज के सबसे महान गणितज्ञ G.H. हार्डी के पास एक पत्र पहुंचा। पत्र में एक अपरिचित भारतीय का परिचय था और उसके साथ थे 9 पन्ने जिन पर गणित के ऐसे सूत्र लिखे थे जो हार्डी ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। शुरुआत में हार्डी को लगा कि ये कोई मजाक है। उन्हें लगा कि कोई पागल इंसान अपनी कल्पनाएं भेज रहा है। लेकिन जैसे जैसे वे उन पन्नों को रात के सन्नाटे में पढ़ते गए, उनकी बेचैनी बढ़ती गई। उन्होंने अपने साथी लिटिलवुड को बुलाया। दोनों ने उन सूत्रों को सिद्ध करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। हार्डी ने महसूस किया कि ये सूत्र कोई इंसान बना नहीं सकता जब तक कि वो जीनियस ना हो। उन्होंने कहा, ये फॉर्मूले सिर्फ इसलिए सच होने चाहिए क्योंकि इन्हें सोचने की कल्पना किसी साधारण इंसान में नहीं हो सकती। हार्डी ने तुरंत रामानुजन को जवाब लिखा। ये खत भारत के इतिहास का एक नया अध्याय था। ये एक न्योता था मद्रास की गरीबी से निकलकर कैम्ब्रिज की भव्यता की ओर। इंग्लैंड जाना रामानुजन के लिए आसान नहीं था। एक कट्टर ब्राह्मण होने के नाते समंदर पार करना उनकी जाति से बाहर होने जैसा था। उनकी मां इसके सख्त खिलाफ थीं। रामानुजन के लिए हार्डी का न्योता किसी स्वर्ग की सीढ़ी जैसा था, लेकिन वे अपनी मां का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। कहते हैं कि एक रात उनकी मां को सपना आया। उन्होंने देखा कि उनके बेटे के चारों तरफ बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं और साक्षात देवी नामगिरी थैयार ने उन्हें आदेश दिया कि वे अपने बेटे को जाने दें। अगले दिन उन्होंने रामानुजन को गले लगाया और विदा दी। रामानुजन ने अपने बाल कटवाए, सूट पहना जो उन्हें बहुत अजीब लग रहा था, और एक पानी के जहाज पर चढ़ गए। उनके हाथ में कोई संपत्ति नहीं थी, सिर्फ उनकी वो नोटबुक थी जिसमें अनंत के रहस्य छिपे थे। उन्हें नहीं पता था कि इंग्लैंड की ठंड, वहां का खाना और वहां की संस्कृति उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती बनने वाली है। उन्हें सिर्फ ये पता था कि हार्डी उनका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी का पहला भाग यहां खत्म होता है। रामानुजन ने वो छलांग लगा दी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मद्रास का वो क्लर्क अब कैम्ब्रिज की गलियों में कदम रखने वाला है। लेकिन क्या हार्डी उसे स्वीकार करेंगे? क्या बिना किसी औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन के रामानुजन उन कठोर ब्रिटिश गणितज्ञों को अपना लोहा मनवा पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या उनका शरीर इंग्लैंड की उस जानलेवा ठंड को बर्दाश्त कर पाएगा? अगले भाग यानी पार्ट 2 में हम देखेंगे कैम्ब्रिज का वो ऐतिहासिक मिलन। हम देखेंगे हार्डी और रामानुजन के बीच के उस टकराव को जहां एक तरफ सबूत था और दूसरी तरफ ईश्वर का अंतर्ज्ञान। पार्ट 2, कैम्ब्रिज का सफर और हार्डी के साथ वो ऐतिहासिक साझेदारी। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी नंगे पैर दक्षिण भारत के मंदिरों और मद्रास की गलियों में बिताई हो, और अचानक उसे इंग्लैंड की बर्फीली हवाओं के बीच खड़ा कर दिया जाए। अप्रैल 1914 में जब रामानुजन कैम्ब्रिज पहुंचे तो उनके पास ना तो कोई डिग्री थी और ना ही पश्चिमी दुनिया का कोई अनुभव। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की भव्य इमारतें, वहां के सख्त नियम और वो गंभीर चेहरे, रामानुजन के लिए ये किसी दूसरी दुनिया जैसा था। वे ट्रिनिटी कॉलेज में रहने लगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी भोजन। रामानुजन एक कट्टर शाकाहारी थे। प्रथम विश्व युद्ध की आहट के कारण इंग्लैंड में सब्जियों की भारी किल्लत थी। वे अक्सर खुद खाना बनाते थे, सिर्फ चावल और रसम। कभी कभी तो वे सिर्फ फल खाकर सो जाते थे। इस अकेलेपन और ठंड ने उनके शरीर को तोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके दिमाग की आग कम नहीं हुई थी। वे अपनी नोटबुक लेकर हार्डी के दफ्तर पहुंचे। ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसे इतिहास की सबसे महान बौद्धिक साझेदारी, इंटेलेक्चुअल पार्टनरशिप कहा जाता है। G.H. हार्डी और श्रीनिवास रामानुजन, ये दो ऐसे लोग थे जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। हार्डी एक नास्तिक थे जो हर चीज के लिए सबूत मांगते थे। उनके लिए गणित एक कला थी जो तर्क पर आधारित थी। दूसरी तरफ रामानुजन थे जिनके लिए गणित ईश्वर का साक्षात्कार था। वे सूत्र लिखते थे और कहते थे, ये सच है क्योंकि देवी ने मुझे बताया है। हार्डी को जल्द ही समझ आ गया कि वे एक अनगढ़ हीरे के साथ काम कर रहे हैं। रामानुजन के पास आधुनिक गणित की औपचारिक शिक्षा नहीं थी। वे उन चीजों को भी नहीं जानते थे जो कैम्ब्रिज के छात्र पहले साल में सीखते थे, लेकिन वे वो चीजें जानते थे जो दुनिया के किसी प्रोफेसर को नहीं पता थी। हार्डी ने रामानुजन को सिखाने की कोशिश की, लेकिन अक्सर उल्टा हो जाता था। हार्डी जब उन्हें कुछ समझाने बैठते तो रामानुजन बीच में ही बोल पड़ते और उस समस्या का एक ऐसा समाधान दे देते जो हार्डी ने कभी सोचा भी नहीं था।
हार्डी ने बाद में लिखा था, रामानुजन को पढ़ाना मेरी जिंदगी का सबसे कठिन काम था, क्योंकि हर बार जब मैं उन्हें कुछ नया सिखाता तो मुझे डर लगता कि कहीं मैं उनकी मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी को नष्ट न कर दूं। कैम्ब्रिज में रामानुजन की सबसे बड़ी समस्या थी मैथमेटिकल प्रूफ्स। पश्चिमी गणित में जब तक आप हर कदम को तर्क से सिद्ध नहीं करते तब तक उसे स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन रामानुजन के पास इतना समय नहीं था। वे सीधे रिजल्ट पर पहुंच जाते थे। हार्डी ने उन्हें समझाया, रामानुजन, अगर तुम सबूत नहीं दोगे तो लोग तुम्हें एक जादूगर समझेंगे, गणितज्ञ नहीं। दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तुम्हें अपनी पद्धति बतानी होगी। रामानुजन के लिए यह बहुत उबाऊ काम था। उन्हें लगता था कि जब ईश्वर ने उन्हें जवाब दे दिया है तो उसे सिद्ध करने में समय क्यों बर्बाद करना। लेकिन हार्डी की जिद के कारण रामानुजन ने अपनी शैली बदलनी शुरू की। उन्होंने अपने पुराने सूत्रों को फिर से देखना शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने पार्टीशन थ्योरी और मॉड्यूलर फॉर्म्स जैसे विषयों पर काम किया। उनके शोध पत्र जब यूरोप के जर्नल्स में छपने लगे तो पूरे वैज्ञानिक जगत में खलबली मच गई। लोगों ने पूछना शुरू किया, मद्रास का ये क्लर्क आखिर है कौन? जैसे जैसे रामानुजन की प्रसिद्धि बढ़ रही थी, उनकी सेहत गिरती जा रही थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। कैम्ब्रिज के कई प्रोफेसर और छात्र युद्ध में चले गए। कॉलेज के हॉस्टल को अस्पतालों में बदल दिया गया। रामानुजन के लिए ये समय बहुत कठिन था। युद्ध के कारण समुद्री रास्ते बंद हो गए थे, जिससे भारत से आने वाली दालें और मसाले रुक गए। विटामिन की कमी और इंग्लैंड की नमी वाली ठंड ने उनके फेफड़ों पर असर करना शुरू कर दिया। वे घंटों भूखे रहकर काम करते थे। हार्डी अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि वे रामानुजन की व्यक्तिगत तकलीफों को समझ नहीं पाए। हार्डी को लगा कि रामानुजन सिर्फ एक गणित की मशीन है। उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि ये नौजवान अपने घर से हजारों मील दूर कुपोषण और डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। रामानुजन ने अपनी मां को चिट्ठियां लिखनी शुरू की, लेकिन युद्ध के कारण उनमें से कई चिट्ठियां कभी घर पहुंची ही नहीं। उन्हें लगा कि शायद उनकी मां भी उन्हें भूल गई हैं। भले ही शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन रामानुजन का दिमाग अपनी चरम सीमा पर था। उन्होंने हार्डी के साथ मिलकर पार्टीशन ऑफ नंबर्स पर काम किया। आसान भाषा में कहें तो एक संख्या को कितनी तरह से जोड़ा जा सकता है, जैसे 4 को 3 जमा 1, 2 जमा 2, 2 जमा 1 जमा 1 या 1 जमा 1 जमा 1 के रूप में लिखा जा सकता है। बड़ी संख्याओं के लिए ये पता लगाना असंभव माना जाता था, लेकिन रामानुजन ने एक ऐसा फॉर्मूला दिया जो लगभग सटीक जवाब देता था। जब हार्डी ने इसे चेक किया तो वे दंग रह गए। ये गणित की दुनिया का एक ऐसा आविष्कार था जिसने आज के समय में स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम फिजिक्स तक को प्रभावित किया है। हार्डी ने महसूस किया कि रामानुजन का अंतर्ज्ञान दुनिया के किसी भी तर्क से ऊपर है। उन्होंने एक बार गणितज्ञों को 0 से 100 के बीच रेटिंग दी थी। उन्होंने खुद को 25 अंक दिए, लिटिलवुड को 30 अंक और रामानुजन को पूरे 100 अंक दिए। हार्डी जानते थे कि वे एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां इतिहास उनके सामने लिखा जा रहा है। दोस्तों, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी का दूसरा भाग यहां एक बहुत ही भावुक मोड़ पर खत्म होता है। रामानुजन को टीबी होने का अंदेशा था। वे अस्पताल में भर्ती थे। इंग्लैंड की ठंड ने उनके शरीर को जकड़ लिया था, लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक रोशनी की किरण आई। रामानुजन को फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी यानी FRS के लिए नामांकित किया गया। ये इंग्लैंड का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सम्मान था जो आज तक किसी भारतीय को नहीं मिला था। क्या एक अशिक्षित भारतीय क्लर्क को ये सम्मान मिलेगा? क्या रामानुजन अपनी बीमारी को हराकर भारत वापस लौट पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या वो टैक्सी नंबर 1729 की कहानी सच है? अगले भाग यानी पार्ट 3 में हम देखेंगे रामानुजन का वो संघर्ष जहां वे मौत के करीब पहुंचकर भी गणित के ऐसे रहस्य सुलझाते हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बने हुए हैं। दोस्तों, इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो दिमाग अनंत को समझता था वो एक पल के लिए शून्यता में खो गया था। 1917 का अंत आते आते रामानुजन पूरी तरह टूट चुके थे। खराब सेहत, शाकाहारी भोजन की कमी और अपनी मां से सालों तक कोई संपर्क न हो पाना, इन सब ने उन्हें गहरे डिप्रेशन में धकेल दिया था। लंदन के एक रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अपनी जान देने की कोशिश की। किस्मत अच्छी थी कि वे बच गए, लेकिन उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। हार्डी को जब ये पता चला तो वे भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि रामानुजन को जेल न हो।
हार्डी ने पुलिस से झूठ बोला कि रामानुजन एक महान वैज्ञानिक हैं और उन्हें सम्मान के लिए बचाया जाना चाहिए। ये रामानुजन की जिंदगी का सबसे निचला स्तर था। उन्हें लगा कि उन्होंने गणित को भी निराश किया है और अपनी मां को भी। लेकिन इसी अंधेरे के बीच गणित की एक ऐसी किरण फूटने वाली थी जो दुनिया को चकित कर देने वाली थी। रामानुजन अब अस्पताल में थे। हार्डी उनसे मिलने पहुंचे। हार्डी को भावनाओं की बातें करना नहीं आता था, वे सिर्फ गणित की भाषा समझते थे। उन्होंने रामानुजन को खुश करने के लिए कहा, रामानुजन, मैं जिस टैक्सी से यहां आया हूं उसका नंबर बड़ा उबाऊ था, 1729। मुझे उम्मीद है कि ये कोई बुरा शकुन नहीं है। रामानुजन, जो शायद ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे, अचानक बिस्तर पर उठ बैठे। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। उन्होंने तुरंत कहा, नहीं हार्डी, ये कोई उबाऊ नंबर नहीं है, ये तो एक बहुत ही दिलचस्प नंबर है। ये वो सबसे छोटी संख्या है जिसे हम दो अलग अलग तरह से दो घनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। हार्डी सन्न रह गए। रामानुजन ने पलक झपकते ही हिसाब लगा लिया था। ये थी रामानुजन की प्रतिभा। जहां दुनिया को एक साधारण नंबर दिखता था, वहां रामानुजन को ब्रह्मांड का एक अनोखा पैटर्न नजर आता था। आज इस नंबर को पूरी दुनिया हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से जानती है। हार्डी जानते थे कि रामानुजन के पास अब ज्यादा समय नहीं है। वे चाहते थे कि रामानुजन को वो सम्मान मिले जिसके वे हकदार हैं। 1918 में रामानुजन को फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी चुना गया। उस समय के इंग्लैंड में, जहां भारतीयों को अक्सर निचला समझा जाता था, ये एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना थी। हार्डी ने उन सभी वैज्ञानिकों का विरोध किया जो रामानुजन को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके पास औपचारिक डिग्री नहीं थी। हार्डी ने कहा, अगर आप रामानुजन को स्वीकार नहीं करते तो इसका मतलब है कि विज्ञान को आपकी जरूरत नहीं है। इसके तुरंत बाद उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज का फेलो भी चुना गया। रामानुजन पहले भारतीय थे जिन्हें यह गौरव प्राप्त हुआ। मद्रास का वो क्लर्क जो कभी रद्दी कागजों पर हिसाब लगाता था, अब आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों की श्रेणी में खड़ा था। लेकिन अफसोस, जब सफलता के सारे दरवाजे खुल रहे थे तो जिंदगी का दरवाजा बंद हो रहा था। रामानुजन की बीमारी क्या थी? उस समय डॉक्टरों को लगा कि उन्हें टीबी है, लेकिन आधुनिक शोध बताते हैं कि उन्हें शायद हेपेटिक अमीबियासिस था, जो खराब खानपान और विटामिन B12 की कमी से होता था। वे एक शुद्ध शाकाहारी थे और युद्ध के कारण इंग्लैंड में उन्हें जरूरी पोषण नहीं मिल पा रहा था। रामानुजन का शरीर अंदर से सूख रहा था। वे हफ्तों तक कुछ नहीं खा पाते थे। हार्डी ने उन्हें इंग्लैंड के सबसे अच्छे सैनिटोरियम में भेजा, लेकिन रामानुजन का मन अब वहां नहीं लग रहा था। उन्हें भारत की याद सता रही थी। उन्हें वो गर्मी, वो मद्रास का तट और अपनी मां के हाथ का खाना चाहिए था। वे जानते थे कि अगर वे यहां और रहे तो वे मर जाएंगे। हार्डी ने भारी मन से उन्हें भारत भेजने का इंतजाम किया। उन्हें उम्मीद थी कि भारत की धूप उनके शरीर में फिर से जान फूंक देगी। फरवरी 1919 में रामानुजन ने इंग्लैंड छोड़ा। वे एक विजेता के रूप में लौट रहे थे, लेकिन उनका शरीर एक पराजित योद्धा जैसा था। उनके पास अब दुनिया की सबसे बड़ी डिग्रियां थीं, पैसा था और शोहरत थी, लेकिन वे बहुत कमजोर हो चुके थे। जहाज के सफर के दौरान भी जब दूसरे लोग समुद्र का नजारा लेते थे, रामानुजन अपनी नोटबुक में डूबे रहते थे। उन्हें लग रहा था कि उनके पास समय कम है और अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। देवी नामागिरी थायार उनके कानों में अभी भी नए सूत्रों की फुसफुसाहट कर रही थी। रामानुजन ने हार्डी से वादा किया था कि वे भारत जाकर ठीक हो जाएंगे और वापस कैम्ब्रिज लौटेंगे। हार्डी ने मुस्कुराकर कहा था, मुझे तुम्हारे नए फॉर्मूलों का इंतजार रहेगा। हार्डी को नहीं पता था कि ये विदा हमेशा के लिए थी। रामानुजन जब मद्रास के तट पर उतरे तो उन्हें उनके परिवार ने भी नहीं पहचाना। वे इतने बदल चुके थे। दोस्तों, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी का तीसरा भाग यहां खत्म होता है। रामानुजन भारत लौट आए हैं, लेकिन क्या भारत की मिट्टी उन्हें वो सुकून दे पाएगी जिसकी उन्हें तलाश थी? क्या वे अपनी पत्नी जानकी और अपनी मां के बीच चल रहे तनाव को झेल पाएंगे? और सबसे बड़ी पहेली, मौत के बिस्तर पर लेटे हुए रामानुजन ने आखिर ऐसा क्या लिखा जिसे आज 100 साल बाद भी आधुनिक वैज्ञानिक ब्लैक होल्स को समझने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या था उनकी उस खोई हुई नोटबुक का रहस्य? अगले और अंतिम भाग में हम देखेंगे रामानुजन के जीवन का सबसे दुखद और सबसे चमत्कारी अंत। हम जानेंगे कि कैसे 32 साल की उम्र में एक सितारा टूट गया, लेकिन उसकी रोशनी आज भी अनंत तक फैली हुई है। पार्ट 4, अमरत्व की ओर आखिरी कदम। दोस्तों, जब रामानुजन भारत लौटे तो वे एक राष्ट्रीय नायक थे। अखबारों में उनके चर्चे थे। मद्रास यूनिवर्सिटी ने उनके लिए बड़ी स्कॉलरशिप का ऐलान किया था, लेकिन रामानुजन को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे उस समय सिर्फ एक चीज चाहते थे, सुकून।
मद्रास की वो गर्मी जो कभी उन्हें अपनी लगती थी, अब उनके कमज़ोर फेफड़ों के लिए भारी पड़ रही थी। उनके परिवार में भी तनाव था। उनकी माँ कोमल तम्माल और उनकी पत्नी जानकी के बीच के मतभेद अब भी खत्म नहीं हुए थे। रामानुजन के पास अब ना तो इंग्लैंड की वो ठंडी लाइब्रेरी थी और ना ही हार्डी का साथ। लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, उनका गणित। वे बीमार थे, उन्हें तेज बुखार था, वे बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, लेकिन उनके हाथ में हमेशा एक कलम और कागज रहता था। उनके डॉक्टर उन्हें आराम करने की सलाह देते, लेकिन रामानुजन कहते, डॉक्टर, अगर मैं ये सूत्र नहीं लिखूंगा तो ये हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। मेरी देवी मुझे पुकार रही हैं। इस कहानी में अगर कोई असली नायिका है तो वो है जानकी अम्माल, रामानुजन की पत्नी। जब रामानुजन इंग्लैंड गए थे, जानकी बहुत छोटी थीं, लेकिन जब वे लौटे तो जानकी ने एक पत्नी से ज्यादा एक नर्स और एक रक्षक की भूमिका निभाई। रामानुजन स्वभाव से चिड़चिड़े हो गए थे, बीमारी और दर्द ने उन्हें बदल दिया था, लेकिन जानकी ने कभी हार नहीं मानी। वे रामानुजन के लिए शाकाहारी भोजन बनातीं, उनके नोट्स को संभाल कर रखतीं और उनके अंतिम समय में उनकी इकलौती साथी बनी रहीं। रामानुजन अक्सर जानकी से कहते थे, जानकी, मैं बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा गणित तुम्हें हमेशा याद रखेगा। जानकी को गणित नहीं आता था, लेकिन उन्हें अपने पति की महानता पर पूरा यकीन था। उन्होंने वो अपमान भी सहे जो उन्हें अपनी सास से मिले, सिर्फ इसलिए ताकि रामानुजन शांति से अपना काम कर सकें। अपने अंतिम 1 साल में जब रामानुजन अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे थे, उन्होंने वो काम किया जिसे आज दुनिया मॉक थीटा फंक्शंस के नाम से जानती है। इसे सरल भाषा में समझना मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये गणित का वो हिस्सा है जो ब्रह्मांड की जटिलताओं को समझता है। रामानुजन ने हार्डी को लिखा, मुझे एक बहुत ही रोचक फंक्शन मिला है। उस समय हार्डी भी इसे नहीं समझ पाए थे। रामानुजन बिना किसी सबूत के इसे लिखते जा रहे थे। ये ऐसा था जैसे एक डूबता हुआ सूरज जाते जाते पूरी दुनिया को एक ऐसी रोशनी दे रहा हो जिसे समझने में इंसानों को आगे के 100 साल लगने वाले थे। आज ये फंक्शंस ब्लैक होल्स और स्ट्रिंग थ्योरी को समझने में इस्तेमाल होते हैं। सोचिए, 1920 में बिस्तर पर लेटे एक भारतीय को वो पता था जिसे 2026 के वैज्ञानिक आज भी डिकोड कर रहे हैं। 26 अप्रैल 1920। सिर्फ 32 साल की उम्र में श्रीनिवास रामानुजन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस इंसान ने अनंत की खोज की थी, वो खुद अनंत में विलीन हो गया। मद्रास के उस छोटे से घर में कोई बड़ा समारोह नहीं हुआ। ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों ने तो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने से भी मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने समुद्र पार किया था। लेकिन जब ये खबर इंग्लैंड पहुंची तो हार्डी टूट गए। हार्डी ने कहा था, मेरी जिंदगी की इकलौती रोमांटिक घटना रामानुजन के साथ मेरी दोस्ती थी। हार्डी को लगा कि उन्होंने अपना एक हिस्सा खो दिया है। रामानुजन अपने पीछे क्या छोड़ गए? कुछ कपड़े, कुछ किताबें और 3 नोटबुक। लेकिन उन नोटबुक्स में जो था वो हजारों सालों की खोज के बराबर था। जानकी अकेली रह गईं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यानी अगले 70 साल गुमनामी में बिताए, लेकिन उन्होंने रामानुजन की उन नोटबुक्स को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा। रामानुजन की मौत के 50 साल बाद तक दुनिया को लगा कि उनका सारा काम पब्लिश हो चुका है, लेकिन 1976 में एक चमत्कार हुआ। प्रोफेसर जॉर्ज एंड्रयूज को ट्रिनिटी कॉलेज के आर्काइव्स में रामानुजन के अंतिम दिनों के 138 पन्ने मिले। इन पन्नों को रामानुजन्स लॉस्ट नोटबुक कहा गया। इसमें 600 से ज्यादा ऐसे फॉर्मूले थे जो दुनिया ने कभी नहीं देखे थे। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये वैसा ही है जैसे संगीत की दुनिया में बीथोवन की 10वीं सिम्फनी मिल गई हो। इन पन्नों ने गणित की पूरी दिशा बदल दी। रामानुजन ने मौत के बिस्तर पर जो लिखा था उसे सिद्ध करने में दुनिया के महानतम गणितज्ञों को सालों लग गए। आज उनकी हर एक भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। रामानुजन कोई भविष्यवक्ता नहीं थे, लेकिन उनका गणित समय से बहुत आगे का था। रामानुजन आज मरकर भी जिंदा हैं। हर साल 22 दिसंबर को भारत उनका जन्मदिन राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाता है। उन पर फिल्में बनी हैं, किताबें लिखी गई हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत वो प्रेरणा है जो वे हर उस बच्चे को देते हैं जिसके पास संसाधन नहीं है लेकिन सपने बड़े हैं। रामानुजन ने साबित किया कि जीनियस होने के लिए आपको किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं चाहिए। आपको चाहिए सिर्फ एक स्लेट, एक पेंसिल और अटूट विश्वास। हार्डी ने एक बार कहा था, मैं रामानुजन को आइजैक न्यूटन और आर्किमिडीज के बराबर रखता हूं। आज जब हम अपने फोन इस्तेमाल करते हैं, जब वैज्ञानिक अंतरिक्ष की गुत्थियां सुलझाते हैं, तो कहीं ना कहीं रामानुजन के समीकरण पीछे काम कर रहे होते हैं।
वे उस अनंत के स्वामी थे, और जब तक दुनिया में गणित रहेगा, रामानुजन का नाम अमर रहेगा। दोस्तों, रॉबर्ट कैनिगल की द मैन हु न्यू इन्फिनिटी का ये सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। ये सिर्फ एक जीवनी नहीं थी, ये एक प्रार्थना थी। रामानुजन ने हमें सिखाया कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी हम आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। अगर आपको रामानुजन की ये महागाथा पसंद आई है तो कमेंट्स में अपना दिल खोल कर लिखें, सल्यूट टू रामानुजन। इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया जान सके कि भारत की इस मिट्टी ने किस स्तर के हीरे पैदा किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि द बुक योगी पर ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए सफ़र के साथ।